आज आप मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 3 का पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ पढ़ रहे हैं, जो कि एक कहानी है और इस कहानी को लिखा है हमारे लेखक श्री कामतानाथ जी ने। बच्चों, आप मेरे साथ यह कहानी पिछले भाग में पढ़ चुके हैं तथा इस पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्न भी हल कर चुके हैं। बच्चों, आज इस पाठ के इस भाग में मैं आपके लिए व्याकरण से संबंधित एक विशेष प्रकरण लेकर आई हूँ, जिसका नाम है संज्ञा। हाँ बच्चों, आज आप मेरे साथ संज्ञा पढ़ने वाले हो। इस संज्ञा में आप संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के प्रकार तथा संज्ञाओं को पहचानना सीखेंगे। बच्चों, मैं यह संज्ञा पढ़ाना शुरू करूं उससे पहले आपके लिए एक अनुच्छेद लेकर आई हूं। बच्चों, उस अनुच्छेद में आपको क्या करना है? इस अनुच्छेद में आपको ध्यान से अनुच्छेद को पढ़ना है तथा इस अनुच्छेद में आपको पीले रंग के कुछ शब्द नज़र आ रहे होंगे। उन शब्दों को आपको गौर करके पढ़ना है। इन पीले रंग के शब्दों में कुछ विशेष बात छिपी हुई है, उस बात को आपको ढूंढना है। पढ़ते हैं अनुच्छेद। महात्मा गांधी का जन्म काठियावाड़ के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता श्री करमचंद गांधी पोरबंदर रियासत के दीवान थे। इनकी माता श्रीमती पुतलीबाई धार्मिक विचारों की महिला थी। गांधी जी सत्य, अहिंसा और मानवता के पुजारी थे। इन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन किया और हमें स्वतंत्र करवाया। गांधी जी हाथ में लाठी रखते थे, आंखों पर ऐनक लगाया करते थे। बच्चों, आपने यह अनुच्छेद पढ़ा तथा पीले रंग के शब्दों पर गौर किया। बच्चों, ये जितने भी पीले रंग के शब्द आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, यह किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम है। बच्चों, यहीं से हमारी संज्ञा शुरू होती है। अगर हम संज्ञा की परिभाषा की बात करते हैं तो हम क्या कहेंगे? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा हम किसे कहेंगे? जिससे हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव की जानकारी हो, उनका नाम पता चले, वह हमारी संज्ञा कहलाती है। बच्चों, अगर संज्ञा के शाब्दिक अर्थ के बारे में बात की जाए तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ ही नाम होता है और यह संज्ञा शब्द दो शब्दों से मिलकर बनी है, सम प्लस ज्ञा। सम का अर्थ होता है सम्यक प्रकार से। सम का अर्थ क्या होता है? सम्यक प्रकार से। और ज्ञा का अर्थ होता है ज्ञान कराना या बोध कराना। यानी जो शब्द हमें किसी के बारे में सम्यक प्रकार से ज्ञान कराए, जानकारी कराए, बोध कराए, वह संज्ञा कहलाती है। संज्ञा में 4 बातें विशेष रूप से आती है। कौन कौन सी आती है? पहला, कोई व्यक्ति यानी किसी व्यक्ति का नाम आ रहा हो, किसी वस्तु का नाम आ रहा हो, किसी स्थान का नाम आ रहा हो तथा किसी भाव का नाम आ रहा हो। इन सबको मिलाकर हम संज्ञा कहेंगे। सरल शब्दों में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा हम कहते हैं। बच्चों, अब प्रश्न आता है, संज्ञा कितने प्रकार की होती है? बच्चों, हमारे हिंदी में संज्ञा को 3 प्रकार का ही माना गया है, लेकिन जो अंग्रेजी विद्वान है, पाश्चात्य विद्वान है, वह संज्ञा को अंग्रेजी में 5 प्रकार में बांटते हैं। लेकिन अगर आपकी परीक्षा में संज्ञा के प्रकार से संबंधित प्रश्न आता है तो आपका उत्तर 3 ही होगा। हिंदी में हम संज्ञा 3 प्रकार ही मानते हैं। हिंदी में हम संज्ञाओं को 3 प्रकारों में विभाजित करते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार है? देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। बच्चों, हम जातिवाचक संज्ञा को भी 2 भागों में बांटते हैं। पहली है समुदायवाचक संज्ञा, दूसरी है द्रव्यवाचक संज्ञा। बच्चों, मैं वापस दोहरा रही हूँ कि हमारी हिंदी में, हमारे हिंदी विषय में संज्ञा को 3 प्रकार में ही बांटा गया है। कौन कौन से 3 प्रकार? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। बच्चों, हम सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है।
एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान विशेष के लिए जिस नाम का प्रयोग किया जाता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी संज्ञा के जिस रूप से हमें किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु या एक स्थान विशेष का पता चले उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। देखिए, पंडित शंकर दयाल शर्मा भारत के 12वें राष्ट्रपति थे। यहाँ पर पंडित शंकर दयाल शर्मा एक विशेष व्यक्ति हैं, उनका नाम एक विशेष है, इसलिए यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। प्रेमचंद का गोदान उपन्यास प्रसिद्ध है। बच्चों, यहाँ प्रेमचंद से एक विशेष लेखक के बारे में पता चलता है और गोदान से एक विशेष वस्तु या किताब के बारे में पता चलता है, इसलिए यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जंतर मंतर, लाल किला आदि इमारतें दिल्ली में है। बच्चों, यहाँ पर जिन इमारतों का नाम आ रहा है वह एक विशेष प्रकार की इमारतें हैं, इसलिए यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गंगा का उद्गम स्थल गोमुख है। बच्चों, यहाँ पर गंगा एक विशेष प्रकार की नदी है, एक विशेष नाम होने के कारण यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। बच्चों, मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बताती हूँ कि इस व्यक्तिवाचक संज्ञा का अकेले कोई अर्थ नहीं होता। देखिए कैसे नहीं होता। अगर मैं आपके सामने पंडित शंकर दयाल शर्मा नाम अकेला रख दूं, यानी सिर्फ पंडित शंकर दयाल शर्मा नाम ही लिखूं, उसके आगे इस तरह की कोई जानकारी भी नहीं लिखूं, तो क्या यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी? नहीं आएगी। बच्चों, अकेले व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई अर्थ नहीं होता। मैंने यहाँ पर पंडित शंकर दयाल शर्मा नाम अकेला ही लिख दिया है, तो क्या मैं जो कहना चाहती हूँ इस नाम के जरिए आप समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते। इसलिए अकेले में व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई अर्थ नहीं होता। बच्चों, चलते हैं संज्ञा के दूसरे प्रकार की तरफ। हमारे संज्ञा का दूसरा प्रकार है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है? किसी एक ही जाति के प्राणी, वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। यानी संज्ञा के इस प्रकार में हम बात एक ही जाति की करते हैं। जैसे कि रमेश खेल रहा है, तो यहाँ पर रमेश शब्द हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर लिखते हैं कि लड़के खेल रहे हैं, तो लड़के जो है वो एक विशेष जाति होने के कारण यहाँ जातिवाचक संज्ञा होगी। बच्चों, देखिए इसके उदाहरण। लड़के खेल रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, टोकरे में फल है। आप ये जो गोला किए गए 3 शब्द हैं, इन शब्दों को देखिए। इन तीनों शब्दों से जाति विशेष के बारे में ही पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है? अगर हम फल की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि हमने यहाँ पर केले, सेब, संतरा किसी भी एक फल का नाम नहीं लिया है। संपूर्ण फल शब्द के अंतर्गत संपूर्ण फल आ जाते हैं। पूरी फल जाति का ही बोध होता है, इसलिए यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है। बच्चों, यह जातिवाचक संज्ञा भी 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? द्रव्यवाचक तथा समुदायवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा को बच्चों आप लोग कई बार द्रव्यवाचक भी पढ़ देते हैं, द्रव शब्द करके भी पढ़ देते हैं, जो कि क्या है? गलत। बच्चों, इसका सही नाम द्रव्यवाचक संज्ञा है। इस द्रव्य के अंतर्गत पदार्थ की तीनों अवस्थाएं आती हैं। पदार्थ की तीनों अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? ठोस, द्रव और गैस। इन तीनों को मिलाकर द्रव्य बनता है। तो बच्चों, इस संज्ञा में क्या होता है? किसी द्रव्य, धातु और पदार्थ का बोध कराने वाले शब्दों को हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए, 5 किलो आटा ले आओ। यहाँ पर आटा क्या है? यहाँ पर आटा एक पदार्थ है, अतः यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा है। गिलास के दूध का दही जम गया। बच्चों, यहाँ पर देखिए, दूध क्या है? दूध द्रव्य पदार्थ है और दही भी क्या है? द्रव पदार्थ के अंतर्गत आता है, अतः यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा है। फिर देखिए, मोटर कार पेट्रोल से चलती है। पेट्रोल द्रव होता है, तो
तो द्रव होने के कारण यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा की श्रेणी में आएगा। फिर देखिए, यह अंगूठी सोने से बनी है। सोना हमारा ठोस है तथा किसी धातु के अंतर्गत आता है, इसलिए यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा है। बच्चों, द्रव्यवाचक संज्ञा में पदार्थ की तीनों ही अवस्था आती है, ठोस, द्रव और गैस। इन तीनों से मिलकर बनने वाले पदार्थ सारे द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। और द्रव्यवाचक संज्ञा की एक विशेष बात यह है कि द्रव्यवाचक संज्ञा को हम गिन नहीं सकते हैं, यानी द्रव्यवाचक संज्ञाएं अगणनीय होती है। क्यों होती है? देखिए, क्या आप आटे को गिन सकते हो? नहीं गिन सकते। क्या आप दूध और दही को गिन सकते हो? नहीं गिन सकते। पेट्रोल को गिन सकते हो? नहीं गिन सकते। सोने को गिन सकते हो? नहीं गिन सकते। अतः जिन वस्तुओं को हम गिन नहीं सकते वह हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। चलते हैं संज्ञा के अगले प्रकार की तरफ, वह है समूहवाचक संज्ञा। इस समूहवाचक संज्ञा में क्या होता है? किसी समूह अथवा समुदाय का बोध कराने वाले शब्दों को हम समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी इसमें बात समूह की जाती है, अकेले व्यक्ति की नहीं की जाती है। समूह की बात की जाने के कारण इसे हम समुदायवाचक संज्ञा भी कहते हैं। देखिए इसके उदाहरण, सेना के जवानों ने भूकंप पीड़ितों की मदद की। बच्चों, यहाँ पर देखिए, क्या सेना एक अकेले व्यक्ति से मिलकर बन सकती है? नहीं बन सकती। सेना का मतलब ही समूह होता है और समूह होने के कारण हमारा सेना शब्द समूह के अंतर्गत आएगा। देखिए, टिड्डी दल ने सारी फसल नष्ट कर दी। अगर हम टिड्डी की बात करते हैं, टिड्डी अकेली होती है, लेकिन दल जब शब्द इसके आगे लग जाता है तो बहुत सारी टिड्डियां हो जाती हैं। दल शब्द होने के कारण यह समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। आज सभा में सभी विद्यार्थी उपस्थित थे। यहाँ पर सभा शब्द अपने आप में ही एक बहुत संख्या का बोध कराती है, इसलिए यह समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। बच्चों, चलते हैं संज्ञा के अगले प्रकार की तरफ। संज्ञा का अगला प्रकार है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा हम किसे कहेंगे? किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा प्राणी के गुण, दोष, भाव, दशा, अवस्था तथा स्वभाव का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। यानी भाववाचक संज्ञा में भावनाओं की ही बात की जाती है। भाववाचक संज्ञा को हम छू नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, इन्हें देख भी नहीं सकते। तो बच्चों, जितनी भी भावनाएं होती हैं वह सारी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। इसमें हम प्राणी के गुण, दोष, भाव, दशा, अवस्था, स्वभाव आदि के बारे में लिखते हैं, आदि के बारे में जानकारी रखते हैं। बच्चों, आप जो ये शब्द देख रहे हैं, गुण, दोष, भाव, दशा, क्या आप इन भावों को देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बच्चों, इन्हें तो सिर्फ महसूस किया जाता है, इसलिए ये सारे शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। देखिए उदाहरण, कौवा प्यास से व्याकुल था। क्या यहाँ पर आप व्याकुलता शब्द को छू सकते हैं? नहीं छू सकते। भावनाओं की प्रधानता होने के कारण यह भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। देखिए मित्रता भाव को क्या आप देख सकते हैं? नहीं देख सकते। यह तो सिर्फ महसूस की जा सकती है। गरीबी एक अभिशाप है। यहाँ पर गरीबी शब्द को देखिए, क्या आप गरीबी शब्द को स्पर्श कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बच्चों, ये तो महसूस किया जाने वाला भाव है, इसलिए यह भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। भाववाचक संज्ञाओं को देखा अथवा स्पर्श नहीं किया जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। देखिए, मित्रता, शत्रुता, सर्दी, गर्मी, खुशी, भूख, प्यास आदि, ये जितने भी भाव आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, क्या आप इनको छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बच्चों, आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं और महसूस किए जाने वाले सारे भाव भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। बच्चों, भाववाचक संज्ञा के बारे में एक विशेष बात कि भाववाचक संज्ञा हमेशा एक वचन शब्द में ही प्रयुक्त की जाती है। अगर इनका प्रयोग बहुवचन शब्दों के लिए किया जाता है
तो यह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। तो बच्चों, आज आपने मेरे साथ संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के प्रकार तथा संज्ञाओं को पहचानना सीखा। अब मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी परीक्षा में अगर संज्ञाओं से संबंधित कोई भी प्रश्न आता है तो आप इनको पहचानने में बिल्कुल गलती नहीं करेंगे। बच्चों, आपकी पाठ्यपुस्तक के पाठ लाख की चूड़ियों में भी एक प्रश्न संज्ञा से संबंधित आया है। चलते हैं, हल करते हैं, देखते हैं क्या है वह प्रश्न। बदलू कहानी की दृष्टि से पात्र है, भाषा की बात की दृष्टि से संज्ञा। बच्चों, अगर हम कहानी के पात्र की बात करें तो बदलू हमारी कहानी का पात्र है, और व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं तो बदलू हमारी क्या है? संज्ञा। किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार अथवा भाव को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञाएं चुनकर लिखिए। आपको इस प्रश्न में क्या करना है? संज्ञा के आप भेद पढ़ चुके हैं, संज्ञा के प्रकार पढ़ चुके हैं, संज्ञाओं को पहचानना भी सीख चुके हैं। आपको इस प्रश्न के अंतर्गत आपकी पाठ में तीनों प्रकार की संज्ञाएं आई हैं, उन संज्ञाओं को छांट कर लिखना है। बच्चों, आपके लिए मैंने भी कुछ संज्ञाएं छांटी है। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा है बदलू, नीम, जनार्दन, कांच, आम और लाख। जातिवाचक संज्ञा है गांव, आदमी, अनाज, स्कूल, दूध, लड़की, शहर, वस्त्र, गाय, वृक्ष, बच्चे। और भाववाचक संज्ञा है जिद, महत्व, पढ़ाई, शांति, व्यक्तित्व, व्यथा, प्रसन्नता और रुचि। बच्चों, तो आज आपने मेरे साथ संज्ञा पढ़ी और संज्ञा आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। धन्यवाद बच्चों।